चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को हम एक बात बता दें कि आज आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा। उसका कुछ विशेष कारण है जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। कुछ अपने हालात हैं। तो आज जो बुक के पीडीएफ है आप बनाते तो इसी में से हैं और इसमें रहता है कि कुछ कुछ जो ऐसी रहता है जो उतना इम्पोर्टेंट है उसको हटा देते हैं। आज बुक वाला से ही पढ़ लेते हैं पीडीएफ से। आज हमारा इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर है और नाम है उसका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की शुरुआत असल में देखो कब हुआ है। अगर भारत में बात करोगे तो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है। ये करे वो अलग ही टेंशन है। वैश्वीकरण की शुरुआत हुआ है बुआ तुमको भारत में अगर मुख्य रूप से ले लो तो 1991 के बाद। इसी टाइम पे यहाँ उदारीकरण को अपनाया गया था और उदारीकरण और निजीकरण के कारण वैश्वीकरण के विकास हुआ है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर पाइए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे बीते शताब्दी के 9वें दशक में देखें जो शताब्दी भी था यानी कि 1916 ईस्वी उसके 9वां दशक मतलब कहाँ पहुंच जाएंगे 1990 में। तो इस टाइम में एक नया शुरुआत हुआ इस विश्व में और उसको हम क्या कहते हैं विश्व बाजार। ठीक 1990 के दशक से पूरे विश्व में एक नई शुरुआत हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई और वो कौन सा युग था विश्व बाजार की। एक ऐसा बाजार जहां पे विश्व की सारी वस्तुएं आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक तो वैसे बाजार में आज बाजार की जो व्यापकता है वो बढ़ गया है, बड़ा हो गया है। आप यहाँ बैठे ही विश्व का कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और यहीं बैठे आप कोई भी वस्तु विश्व के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई है। आज इसका क्षेत्र राज्य और देश की सीमाओं को लांघ करके पूरी दुनिया में फैल गया है ये बाजार। अब भारत के सामान सिर्फ भारत में नहीं मिलता है, अमेरिका के सामान सिर्फ अमेरिका में नहीं मिल रहा है, चीन के सामान सिर्फ चीन में नहीं है, बल्कि ये अपने देश के सीमाओं को लांघ करके पूरे विश्व में फैल चुका है। और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी देश का वस्तु खोजिए आपको वहां मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी है आप खोल लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर तक आपके एकदम डोर तक पहुंचा करके दे देगा। तो इस युग की शुरुआत कब हुई है 1990 के दशक में, समझ गए। इसके पूर्व वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं थी वो खत्म हो गई है और आज के दुनिया में देखो हम लोग तो ये बाजार मुक्त हो गया है। पहले बाउंड्री था, विदेशी सामान आकर के भारत में नहीं बेच सकता था, तो भारत वाला सामान भी लोग अपने देश में नहीं बेचने देता था कि आप मेरे सामान को अपने देश में नहीं बेचने देंगे तो हम काहे बेचने दे। बिल्कुल इस प्रकार का हो गया था। मान लो भारत अमेरिका के सामान भारत में नहीं बेचने दे रहा है तो अमेरिका भी भारत के सामान अपने देश में नहीं बेचने देता था। चीन के सामान अगर भारत में नहीं बिकेगा तो भारत के सामान भी चीन में नहीं बिकता था। अब यहाँ पर 1990 के बाद इन चीजों में सुधार हुआ है पूरे विश्व में और आज बाजार इन सब बाधाओं से मुक्त हो गया है। आज आप किसी भी देश में किसी भी देश का वस्तु खरीद सकते हैं। वर्तमान की स्थिति में छोटे से गांव या शहर के बाजार में भी ये सारी चीजें उपलब्ध होने लगी है। अब जो हम माइक लगाए हुए हैं, जो बोर्ड लिए हुए हैं, ये सब आपको छोटे मोटे बाजार में भी मिल जाएंगे, उपलब्ध होने लगे हैं। अब वहां पे खपत नहीं है तो लोग नहीं लाता है, खपत है तो जो वस्तु है देखो मिल जाएगा। आप टीवी खरीदते हैं ना जी, फ्रिज खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं या बाकी के जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, क्या वो सारे सामान भारत के बने हुए हैं? अलग अलग देश के हैं। लेकिन हम लोगों का अपना जो छोटा सा बाजार है यहीं अजमेर में आपको सारी चीजें मिल जाएगा लगभग लगभग। फोन तो यहाँ मिल ही जाता है। ठीक टीवी सबके दुकान नहीं है, आप नौतपुर चले जाइए वो सारे वस्तुओं की पूर्ति आपको हो जाएगी। छोटा सा बाजार मिल जा रहा है। सामान क्या वो भारत के है, किसी दूसरे देश में कोई कोरिया में बन रहा है तो कोई अमेरिका में तो कोई चीन में तो कोई जापान में, मिल रहा है कहाँ भारत के एक छोटे से शहर में, एक छोटे से गांव में, नौबतपुर में। और एक छोटे से गांव का व्यक्ति एक उसका उपयोग कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है। तो ये सारी चीजें आज संभव हो पाई है। ठीक जिसके निर्माण का क्षेत्र उस देश से अलग दूसरे देशों में था, यानी कि दूसरा देश में बना है और यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। संक्षेप में सब मिलाकर हम कहें तो यही कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ये सारी चीजें हो पाई है। वैश्वीकरण के कारण आज दुनिया के बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया है और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। अगर ये वैश्वीकरण नहीं होता तो शायद आज आप लोग डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ रहे होते,
शायद आज हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के नाम नहीं जानते, इन सब चीजों का प्रयोग हम नहीं कर रहे थे, इसका उपभोग नहीं कर रहे होते। ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। और आप लोगों को तो पता है इसकी जानकारी हम लोग के लिए कितना लाभदायक है। दोनों चीज है, अगर आप इसको सही वे में यूज कर रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक है, और अगर गलत चीज में यूज कर रहे हैं तो बहुत ही हानिकारक भी है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आज क्यों संभव पाया है, तो ये सब वैश्विक के कारण ही। ये सारे सवाल अब रहेगा मन में एक सवाल कि वैश्वीकरण कहते किसको हैं, आ सकता है ना। तो वैश्वीकरण के आगे डेफिनेशन है, वही हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक, सीधा सीधा याद रखना, विश्व के बाजारों को एक दूसरे के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। एक लाइन में यही आप लोगों को याद रखना है, समझ गया। विश्व के बाजार व्यापार को एक साथ जोड़ना, उसका एकीकरण करना वैश्वीकरण होता है, या कहो कि विश्व को एक साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गई, क्लियर। आगे वो मिलेगा फिर डेफिनेशन। अब देखो व्यवहारिक रूप में हम देखें तो कुछ वर्षों में हम देखें, कुछ वर्ष पीछे जाकर के, तो हमारे सड़क पर, अब आप लोगों को तो खैर उतना याद है कि नहीं है, लेकिन मेरा बचपन उस दौरान बीता है। 90-91 में इसका शुरुआत हुआ है, 98-99 के हमारे जन्म में है। तो कोई भी चीज शुरू होता है तो उसको फैलने में टाइम लगता है। तो कुछ हद तक हम देखे हैं, नहीं तो आप अपने पापा मम्मी दादा दादी से आप पूछिए 1990 के दशक के बाद, उस दौरान आपको रोड पर आज जितना साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, वाहन, ये सब एरोप्लेन, ट्रेन वगैरह जो भी दिख रहा है, इतना नहीं था, बहुत कम था। गांव में किसी व्यक्ति के पास एक बाइक भी होता था ना, दुपहिया, तो इलाका में उसका नाम हो जाता था। बिल्कुल वैसे जैसे आज मान लो इलाका में कोई ऑडी खरीद ले, तो ऑडी लेते ही पूरे इलाके में उसका नाम हो जाता है कि फलना के पास से, एक फलने गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास ऑडी है, रोल्स रॉयल है, मर्सिडीज है। गांव के एक थार है, स्कॉर्पियो ले रहा था, तो 2 गांव में 4 गांव में चर्चा होता है कि फलना गांव में एक आदमी लिया है। एक दौर ऐसा भी था कि अगर किसी व्यक्ति के पास दोपहिया भी आ जाए ना, बड़ा नाम होता था। एक टीवी लग जाए घर में ना, सादा नाम होता था। संडे के लोग शुक्रवार शनिवार को महाभारत और रामायण देखते थे, पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के। तब के लोग भी थोड़ा अच्छे प्रकृति के थे, कुछ बुरे भी थे, अच्छे प्रकृति थे। वो गांव के बीच में लगाते थे, बाहर सब कोई देखे, और पूरा गांव अपना टाइम पा करके देखता था। लेकिन आज उन सारी चीजों को देखो तो रूप बदल गया है, आज वो सारी चीजें खत्म हो गई है। आज आपको देखिए तो हर घर में हर व्यक्ति का एक गाड़ी है, पर्सनल। मेरा पर्सनल होना चाहिए। मेरा एक गाड़ी बिगड़ गया ना चलने के कारण, गाड़ी 2 गो, हम चलते थे ज्यादातर साइकिल से, अब तो नीरज सर के साथ ही आ जाते हैं, आते थे हम साइकिल से। अब खूब यूज करना है तो जो पापा के लेवल गाड़ी है हम वो यूज करते हैं, ससुर वाला गाड़ी यूज कम करते हैं। उन लगले लगले को टंकी फट गया, अब 10,000 के खर्चा है, लगा लगा बैटरी डाउन हो गया, क्योंकि भैया चल गए। अब दोनों रहते था ना, एगो वो एगो हम, पापा चलाते नहीं है, अब बचे एक गो, हम भी साइकिल चला रहे हैं, खराब हो गया। तो व्यक्तिगत रूप से देखो सबका अपना एक है, पहले नहीं था, पहले चुनिंदा था। मोटरसाइकिल में आपको राजदूत मिल जाएगा, आप ये आता भी नहीं है। राजदूत देखा है, नहीं देखा है? हाँ, एगो आते हैं नवतपुर के घूमने राजदूत से, मेरे घर में था, वो है ना करियावा धीरज, ओकर चाचा लिए थे, राजदूते था वो। ठीक, पहला गाड़ी लिए थे, अब बड़ा बढ़िया था। ये सब गाड़ी के दम न है, उसन गाड़ी बने बार जो नौकर दम था ना, जो नौकर बनावट, जो नौकर आवाज, किके पर चलता था, लेकिन मस्त गाड़ी था। ठीक, वो इधर 2-3 साल पहले तक ऐसे ही था, ओकर बॉडी पार्ट बच चला, पता ना बेंच उच दिए का किए। तो ये दिख जाएगा। कार में एक आध गो अम्बेसडर, सब अम्बेसडर देखा है, देखा है, जानता ना है कैसे पहाड़ बन रहा है। आप लोग कार पारते होंगे तो ऐसे ही ना पारते हैं जी। देखो भाई, हमको पारने वारने आता है नहीं, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पार दे। ऐसा कार ना देखा है, आगू से ऐसने पीछू से ऐसने। हम मंत्री जी पहले पुराना फिल्म देखो 1990 वाला, उजला रहता था, ठीक ना। औसन कलकत्ता में आजकल टैक्सी चलता है, तो ये सब कार ही मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पर देखो चीजें बदल गई है।
आज बाइक हो या आपका फोर व्हीलर हो, इतने सारी कंपनियां हैं और इतने क्वालिटी के गाड़ी हैं कि आपको लेना हो तो आप महीना दिन कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा कार खरीदें, कौन सा बाइक लें। पहले तो कंपनी की किस कंपनी का लें, फिर उस कंपनी में भी अलग अलग प्रकार के गाड़ी आ रहा है। जैसे मान लो एक टीवीएस है तो टीवीएस में अपाची भी आ रहा है, अब अपाची के अलग अलग मॉडल है। उसी में आपको विक्की आ रहा है, छोटका वाला, किसानों के लिए बढ़िया, मजदूरों के लिए। उसमें भी है, स्कूटी आ रहा है, और भी कई सारी गाड़ियां हैं। आप हीरो कंपनी में चलिए, एक से एक गाड़ी है। तो पहले तक कि कौन कंपनी के लें, ऑप्शन है। अब उस कंपनी में भी कौन सा गाड़ी ले, ये ऑप्शन है। फिर उसमें भी कौन सा ले, अपाची लेना है तो कौन सा अपाची ले, ऑप्शन है। ठीक, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है। आप फोर व्हीलर लेने चाहिए, ट्रक, टेम्पू, जो भी खरीदने चाहिए, आपको जो भी खरीदना है उस सब में आपको ऑप्शन ही ऑप्शन मिल जाएगा। और वो सब क्यों संभव हो पाया, क्योंकि वैश्वीकरण आया। समझ गए? उसी पर देखो कहा गया है कि आज नई नई किस्म की गाड़ियां चलने लगी है, जिसका निर्माण बाहर के देशों में होता है और हमारे देश में बिकता है। इसी प्रकार आप किसी दुकान पे अगर जाते हैं तो दुकान पे भी कहा देखिएगा, दुकान पे भी देखिएगा तो आपके लिए एक से एक वस्तु वहां पे उपलब्ध है। ठीक, जिसका निर्माण हमारे देश में नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे चीज दुकान में चले जाइए जो हमारे देश का नहीं। आप कोको कोला पीते हैं, वो हमारे देश का थोड़े है। जो भी माजा ठंडा पीते हैं वो हमारे देश का नहीं है, विदेशी कंपनी है। ऐसे कई सारी वस्तुएं हैं, मोबाइल फोन, ये सब जो भी खरीदे हैं, टीवी वगैरह, सब विदेशी है। हो सकता है कई सारे आप शूज, जीन्स, शर्ट वगैरह खरीदते हो, विदेशी हो, भारत की ना हो। आप सन ग्लासेस खरीदते हो, भारत के ना हो, विदेशी हो। कई सारे हैं। कितना सारा खिलौना हम लोग, अभी दिवाली आ रही है और जितना भी झालर मोती वाला लाइट खरीदेगा, क्या लग रहा है सब भारतीय है, विदेशी है, चाइनीज है। एक से एक डिजाइन के बना के भेजता है एकदम सस्ते में, और यहाँ खरीद रहे हैं। ये बोटवा भारतीय है, दूसरे देश का है, यूज कर रहे हैं। अब उसमें होता है कि कुछ ब्रांडेड होता है, जैसे एक ब्रांड बन गया है। ब्रांड में भी कोई फर्क, देखो ब्रांड में कोई बड़ा चीज नहीं होता है। अगर तुम्हारा उपभोक्ता ज्यादा है तो कंपनी ब्रांड है, उपभोक्ता ज्यादा नहीं है तो ब्रांड नहीं है। अभी आपके कोचिंग में मान लो 150 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ब्रांड नहीं है। जिस दिन इसमें 50,000 ऑफलाइन पढ़ने लगे, 5,000 पढ़ने लगे, ऑनलाइन में 10 लाख 5 लाख लेकर पढ़ने लगे, ब्रांड हो जाएगा। तो ब्रांडिंग में होता है सब आपके उपभोक्ता पर, आपके पास कितना उपभोक्ता है। इसका उपभोक्ता ज्यादा है, बढ़िया सेवा दे रहा है, उपभोक्ता ज्यादा है, तो एक ब्रांड हो गया। एलजी टीवी ब्रांड है क्योंकि उसका उपभोक्ता ज्यादा है, क्योंकि बढ़िया सर्विस दे रहा है। सैमसंग बढ़िया सर्विस दे रहा है, इसलिए वो ब्रांड है, हर व्यक्ति नाम जानता है उसका। समझ गए? अगर कोई नहीं जान रहा है तो फालतू है। तो आपका कोचिंग अभी फालतू है, कोई नाम नहीं जानता है। जिस दिन जान गया सब, उस दिन एक ब्रांड हो जाएगा। आज हमको कोई नहीं जान रहा है तो हम फालतू व्यक्ति हैं। जिस दिन सब हमको पहचानने लगा, उस दिन हम ब्रांड हो जाएंगे। फिर आप लोग को देखेंगे भी तो हम इग्नोर कर देंगे, कौन है तू, हु आर यू ना, हमारा भी ना पढ़ा है। हाँ, जिंदगी में सक्सेस कर गया तो हम नाम लेंगे कि ये हमारे ही पढ़ा है। एको दिन पढ़ ले रहे तो कहेंगे एक दिन हमारा भी पढ़ा था। और ना कह ले तो राह से कट के निकल जाएंगे सीधे गाड़ी में बॉडीगार्ड के साथ, उसको मत आने देना आगे देखो, तो यहाँ पे हर तरह के वस्तु उपलब्ध है, और इन सारी वस्तुओं में से कई सारे ऐसे वस्तु होते हैं जो हमारे देश में नहीं बने हैं। ठीक, छोटे छोटे शहर में, आप जैसे मान लो आप पटने चले जाओ, नवतुरपीटा चल जाओ, तो वहां पे मॉल मिलेगा आपको। अब सवाल आएगा कि मॉल कहते किसे हैं, और ये सवाल पूछा भी जाता है। तो बोलना कि वह जगह, वह स्थान जहां एक ही छत के नीचे हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाए, उसे हम लोग मॉल कहते हैं। जिसे पटना में हम लोग का नामी मॉल है, P&M मॉल। PN ना है, पी ऐसे है। दो व्यक्ति का है, प्रकाश झा एक है फिल्म डायरेक्टर, और एक और व्यक्ति, उनका नाम हमको ना पता है। ये है, पी से प्रकाश है, एम से कोई और नाम है, तो P&M है, तो लोग PN मॉल कह देता है। यहाँ पे आप कभी जाइए, घूमने का कोई पैसा नहीं, अंदर जाने का, सामान खरीदिएगा तब आपको लगभग लगभग सारी चीजें वहां पे मिल जाएगा। 4-5 बिल्डिंग जो भी है, अभी तक हम भी उसमें कभी नहीं गए हैं, भैया गए हैं, वहां तक गए हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। मन करता है कि जाएं, सिनेपोलिक्स सिनेमा हॉल लोहे में है, फिल्म देखने, लेकिन कोई मजेदार ऐसा फिल्में ना रहा है। जब फिल्म आता है तब पैकेट में, यह नहीं है। सिनेमा हॉल अकेले जाने वाला चीज नहीं है,
4 गो 5 गो 10 गो दोस्त जाइए, आज मस्त देखिए मजा आएगा। अभी कुछ दिन पहले गए हुए थे मोना हॉल, भी कंतारा फिल्म लगल था, लगा कि घुस जाए, लेकिन देखे हुए थे, अब बगली में पैसों नहीं था, और हमको कोई पर्सनली उतना खास ना, फिल्म बढ़िया है लेकिन कुछ पार्ट जो है वो हमको अच्छा ना लगा, तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ये मॉल जो है, मॉल में आपको हर तरह के चीज मिल गया है, खुल गए हैं। यहाँ देखिए आपको नौतपुर में भी खुल गया है, 1 2 गो, बीटा में बहुत सारा है, पटना में तो भर भर के है हर चीज के मॉल। तो यहाँ पे मॉल के डेफिनेशन आपको मिल गया कि वह स्थान जहां उपभोक्ता के उपयोग की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी चीज एक ही साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। यही बात याद रखना है, सीधे मॉल के पिक्चर याद रखो दिमाग में, मॉल में सब कुछ मिलता है, तो लिख दो वह स्थान जहां पे हर प्रत्येक प्रकार के वस्तुओं के हमें मिल जाए, वो मॉल है। अपना तरीका से जो उसमें बना के लिखना है लिख दो, ठीक। सड़कों पर आप अलग अलग प्रकार के कंपनी के गाड़ी, ठीक, अलग अलग मॉडल, अलग अलग देश के अलग अलग कंपनी के बना हुआ आप देख रहे हैं, जिसका उपयोग हम आज कर रहे हैं। आज मोबाइल, टेलीविजन, ये सब जितना भी उपयोग कर रहे हैं वो लगभग हमारे देश का तो नहीं है, दूसरे दूसरे देश का उपयोग कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा इस तरह के परिवर्तन जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में बनी हुई वस्तुएं समान रूप से सभी जगह उपलब्ध हो, ये सब किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का। इतना पढ़े लेकिन वैश्वीकरण किसको कहते हैं अभी डेफिनेशन नया है, ऐसे हम बता दिए, बाकी किताब वाला देख लेंगे। अब देखिए मॉल के बारे में क्या कहा जा रहा है। मॉल में बस आपको बस इतने याद रखना है, यही बात। देखो इसको हटा देना, इसको हटा देना, डेफिनेशन हो गया तुम्हारा। ऐसी बाजार जिसमें एक छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है उसे मॉल कहते हैं, यही तुम्हारा परिभाषा है। ए बाबू जगदेउआ, देखे यहाँ बॉक्स, किताब लेके तो आया नहीं है? आया है। देखो आप बस 2 काम कर देना, ये बॉक्स वाले में से इसको हटा दो और इसको हटा दो, अब बाकी बोलो तुमको मॉल का परिभाषा हो गया किताबी एकदम। बाकी अपने मन से बनाना है तो अपना सोच के इससे संबंधित आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताएं। अन्यथा किताब वाला लिखना है तो ये याद कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो मॉल होता क्या है, एक ही छत के नीचे हर तरह के वस्तु मिल रहा है। ये आपको बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा मॉल, छोटे शहरों में छोटा मॉल मिल जाएगा। इसका मालिक या व्यवस्थापक बड़े पैमाने पर बड़ी वस्तुओं को खरीदता है, ठीक ना। अब मान लो पीएन मॉल के जो मालिक है वो पूरा थोक में वस्तुओं को खरीदेगा, ट्रक से उसके पास सामान आएगा और यहाँ पे वो खुदरा में बेचेगा सब कुछ। वो 100 पीस टीवी मंगा लिया, 100 पीस रेफ्रिजरेटर मंगा लिया, खाने पीने के सामान मंगा लिया जिसको ग्रोसरी कहते हैं, कपड़ा मंगवा लिया, सब कुछ मंगा लिया, अपन सब लाइन से रखे हुए हैं। उसी में कैफे खुला हुआ है, आपको खाना पीना सब है, फिल्म उलिम देखना है वो सब है, गेम उम खेलने के लिए सब व्यवस्था किया हुआ है। यानी उस मॉल में हिल जाइए, आपका पूरा दिन खत्म होगा लेकिन आपका शॉपिंग खत्म नहीं होगा। पूरे दिन उसमें आप एंजॉय अपना कर सकते हैं। भूख लग गई, बगल में आपको एक तल्ले पर कैफे, आप जाइए खाना खा लीजिए, उब गए जाइए फिल्म देख लीजिए, और कुछ है तो मनोरंजन की चीज वो कर लीजिए, ये सामान खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, करते रहिए पूरा दिन, ठीक। तो ये सारी चीजें किया जाता है और ये जब एक ही साथ मिलता है तो हम लोगों को वो ज्यादा आकर्षित भी करता है कि चलिए इसमें घुसेंगे और सब सामान एक ही साथ खरीद के खा पी के सब करके एक ही साथ निकल जाएंगे। तो इस तरह की चीज है। साथ ही साथ इसमें और किया जाता है, मॉल हमेशा अपना एड चलवाता है, ऑफर देता है, लिखा रहेगा कि 30% छूट, यानी कि कोई भी सामान जो सामान है उस सामान के बारे में कि आप लीजिए उसमें हम छूट देंगे, 50% छूट। असल में छूट देता नहीं है, वो दाम इतना ज्यादा कर देता है ना कि मान लो 500 के सामान है तो उसको 2000 कह दिया, कि 2000 के सामान पर जींस लीजिए 50% के छूट। अब थोड़ा लगे कि अगे मैया 2000 के सामान तो हमारा 1000 में मिले थे, हुआ के चल जाएगा। असल में वो कितना के है? 500 के, 500 आपसे ले रहा है जिससे उसका स्टाफ, एसी वगैरह जो भी है वो चल रहा है, फायदा कमा रहा है। तो बताइए 50% छूट दे के बेचेगा तो उसको फायदा कुछ ही होगा, और इतना बड़ा बिल्डिंग चलाएगा कैसे? लेकिन हम लोग बेवकूफ आदमी ऑफर के नाम पर ले लेते हैं। सिंपल सोचने वाली, जो भी कोई ऑफर दे रहा है तो सोचने वाली बात है, जब हमारी लागतें मान लो 100 रुपया के है, हम इसमें कह रहे हैं कि 10% के हम छूट दे रहे हैं,
वो व्यापार कर पाएगा कभी? अगर कोई कह रहा है कि हम 10% छूट दे रहे हैं, समझ लो छूट देने के बाद भी आपसे फायदा कमा रहा है, वो छूट ऐसे कोई नहीं देता है, समझ गए? तो ये सब चीज किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि जो प्रथम 100 व्यक्ति होंगे इस वस्तु के खरीदार, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये वो दिया जाएगा। लकी एगो रखा जाता है, खरीदते जाइए, एक लकी कूपन मिलेगा। लोभ दे दे के आपसे खरीदवाता है और आप खरीदते हैं लोभ में। लोभी प्रकृति के आदमी गांव में आता ना है, तो आता है साड़ी लेके, कहता है कि 4 गो कूपन निकल तब और में सिलाई मशीन, फ्रिज, टीवी कह देता है, आ निकलता है कौची, आ निकलता कुछ मैया घर 100 रुपया के 100 गो में एक व्यक्ति के निकल गया। अब उसके लोभ के चक्कर में कि हमरो निकलत ले ही का जानी हमर निकल जाए, वो डाले वाला पगला है कि सब में डाल देगा, डाला कोई आदमी ना है, 100 पीस में से एक पीस में डाल दिया, उसका निकल गया। उसको निकल गया, पूरा फोटो वोटो खिंचवा के अपना प्रचार कर, देखिए फलना आदमी के निकला है फलना गाँव में, तो खुश हो कि हाँ निकला है। तो 100 में से एक का ना निकल रहा है, आपका थोड़ी निकल रहा है। हम ही यहाँ पे क्या करें, मान लो कि पूरा फीस तुमको 5,000 हो रहा है साल का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आपके गार्जियन से जाएंगे कि देखिए ना सर 7,000 है, ज्यादा नहीं, हम 7,000 फीस ले रहे हैं, 70,000 हो गया हो, 7,000 ले रहे हैं, इसमें आपको पढ़ाई लिखाई, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, लास्ट में टेस्ट सीरीज, सब कुछ करवाया जाएगा। और जो जो बात है कह के आपके गार्जियन को लुभा लिए। अब गांव के आदमी हैं, वो तो कहबे करें कि ऐसे ना होगा, तो उनको से 7,000 हम काहे कहें, हम जान रहे हैं कि आप कम करवाइएगा, तो ये जाइए, आप गांव के हैं, अपना है, चाचा हैं, भैया हैं, जाइए, बाकी कोई से कहिएगा मत, आप 6,000 दीजिएगा कोई से मत कहिएगा, सबसे ये बात कहे हैं। असल में पूरा हमारे कितना था, 5,000 दाम कितना रखे, 7,000 बेच दिए कितना में, जब हम 5,000 में बेचते तब भी मेरा फायदा था। एक व्यक्ति से अगर हम 5,000 में कोर्स बेच रहे हैं फिर भी मेरा फायदा है, लेकिन हम उसका दाम कितना किए, 7,000, बेचे कितना में, 6,000 में। तोर गार्जियन खुश किया, फलना के लड़का बड़ा बढ़िया है, हमरा गुने 1,000 कम कर दिलू, सबके थोड़े करते हो ये बिजनेस के तरीका है, और अगर हम चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और आप दीजिएगा, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। आप बार बार बोलते हैं कि आप, अब कल जैसे आप लोगों का प्रेजेंटेशन था, मन तो नहीं था कि सब काम करें। एगो टीचर अगर सही में पढ़ाने वाला है ना बुआ, तो ओकर असली फीस, अगर असली ताकत होता है लइकन के जागरूकता, ओकर उपस्थिति। अगर कल सब लइकन यहाँ रहता और सब कोई टेस्ट देता और बढ़िया नंबर लाता, तो हम और आगे के सोचते, तब वहाँ पैसा मायने नहीं रखता। लेकिन जो प्रकृति आप लोग अपनाए हैं ना, उसमें कभी कभी यही लगता है ना कि सबके ऐसे ही पढ़ावो, लुभावो, सपना दिखावो, लेकिन करो नहीं, लूटो। क्या कि 90% के लक्षण तो लुटा ही वाला है, तो पैसा ले, हम आवे थी जाई थी, तो फिर में मत रहो, तो नहीं रहेंगे, हमारा उनमें का घाटा जा रहा है, हमारा तो फायदा है। अगर हम आपके फेर में नहीं रहेंगे तो आपको इतना संस्था में भी नहीं पढ़ाएंगे, ये भी सोच लीजिएगा। आपके फेर में हैं, आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, ले इग्नोर कर देते हैं। ड्यूज रहता है 6-6 महीना, तब छोड़ देते हैं कि पहले पढ़ो, पैसा तो एक दिन हम भी कमा ही लेंगे, या तू दे देगा, आना तो कुछ नियम लागू कर देंगे, तब कहेगा कि हम आपका कोचिंग छोड़ देंगे, तो छोड़ दीजिए। वैसे भी कौन कहीं कि हमारे कोचिंग में रह के आप बड़का टॉपर बनने वाले हैं, छोड़ दीजिए, हम भी पढ़ाना छोड़ देंगे। हमारे पास, अगर आपके पास कोचिंग छोड़ने का ऑप्शन है, तो क्या हमारे जीवन में और कोई ऑप्शन नहीं है? ये है कि हम ये करेंगे तो जिएंगे, ये करना है तो हम किसी और के संस्था में नहीं जा सकते, जिसमें आप जाइएगा में हम चल जाएंगे, आप पढ़ने जाइएगा हम पढ़ाने चल जाएंगे। टेंशन मुक्त, वो लूट रहा है कि क्या कर रहा है, हमको क्या लेना देना। यहाँ पे तो आपको बता देते हैं हम, हमको नहीं लगता कि कोई कोचिंग वाला बताता भी होगा, हम बता देते कि देखो अभी यहाँ ये बोलने की हमको क्या जरूरत थी, ये बोल रहे हैं मतलब हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जान गए कि हम कैसे व्यापार करेंगे, आप पकड़ लीजिएगा हमको। क्या ये बात हमको तुम्हारे सामने बोलनी चाहिए थी? हम बोलते कि इतना खर्चा होता है, करते तू भी खुश रहता कि हमारा मास्टर हमारा 1,000 कम कर दे, लेकिन हम तुमको देखो बता रहे हैं कि कहाँ लूटा जा रहा है। फिर भी आप लोग को अगर भरोसे नहीं है, उपस्थिति नहीं है, तो मत रहिए, दीजिए फीस भरिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एको गो आ जाए हमारा ला काफी है। कल तो ऐसा तक हो गया कि ए वाले क्वेश्चन लिखे, वो नहीं आई। एक लड़की है
फिर भी उसके लिए लिखे हैं और नहीं आई। बताओ, अब उसका तो कल से उसका भी शुरू करने वाले थे, उसका कैंसिल कर दिया, नहीं लेंगे। 12th क्लास के नहीं चलेगा टेस्ट सीरीज, उसको लास्ट में ले जाएंगे अब नवंबर दिसंबर में। लक्षण नहीं है, मात्र एगो में है, और उसका जो जो सब्जेक्ट है उसको में रखेंगे, उसका शुरू करेंगे, वह में तुम्हारा भी है तो आवो, और नहीं तो अलग जो तुम्हारा अकेले है उसमें हम नहीं रखेंगे। और वो में खुश रहेगी कि हमारा टेस्ट हो रहा है, रहिए उसी ही, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है ना, ना है हो ना। एने हमर रूपेश जी है, क्रिया खेले है, संडे के ना बुआ था ना अबुआ, चाहे तुझे कर ला। हाँ, एने दशहरा में बंद था तो रोज आया, दशहरा में रोज आ रहा था, हमको लगता कि नहीं आएगा, मैं आ गया। आप करा के आराम कर बुआ। अभी भी जिसको आराम करने की बीमारी है वो अप्रैल मई में ऐसे मुंह कैले रहेगा, ऐसे मुंह करता है तो हम टीचर हैं लेकिन हमारा हंसी बढ़ता है, हमारा मजा आता है पर्सनली। कहे थे जहिए तो सुना नहीं, आज ऐसे मुंह कहले कहले है, वो ऐसे रहता है, हमारा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे होता है ना कि अब मान लो जैसे वो लड़की है उसका रिजल्ट गिरता था, हम भी अफसोस में रहते गिरा कैसे, लेकिन एगो हमारी सिस्टर थी, वो अफसोस में आया, हमारा फर्क नहीं पड़ा, हमारा मजा आ रहा है। अभी भी वही लक्षण है उसका, पूरा क्लास अकेले डिस्टर्ब करके रख ले रहती है, शांति से नहीं पढ़ सकती है। इंटर में हमको एकदम लग रहा है कि फेल करेगी, दोष देगी मास्टर के, मास्टर में दोष होता तो सब बच्चा फेल करता। अगर एगो टॉप पर जा रहा है एगो फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं मानते हम में गलती है, लेकिन गलती तो आप में भी कहीं ना कहीं है ना, तो सब फेल होना चाहिए था ना। अब छोड़ो बात, आ जाइए यहाँ वैश्वीकरण पर। वैश्वीकरण क्या है, देखिए हमने के देश में 1990 के बाद हाँ उस सब परिभाषा आएगा दमधर, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया गया। उदारीकरण का मतलब होता है ना कि दुनिया भर के कंपनी के साथ व्यापार अगर हम कर रहे हैं, उसको आने के मौका दे रहे हैं, तो वो हो गया उदारीकरण। अब उदारीकरण में बताओ का सरकार आएगा अपना, अमेरिका के सरकार अपन सरकारी कंपनी यहाँ खोलेगा कि अमेरिका के कोई व्यापारी अपन यहाँ प्राइवेट कंपनी खोलेगा? तो जब व्यापारी खोलता है अपना प्राइवेट तो उसको क्या कहते हैं, निजीकरण। दूसरे दूसरे देश को जब हम अपने देश में व्यापार करने का उसको छूट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उदारीकरण। हाँ हाँ, जैसे सैमसंग कंपनी कोरिया के है तो उसको कहे कि चलो भाई तुम आओ हमारे देश में प्रोडक्ट बेचो, तो क्या कोरिया के सरकार की कंपनी है, कोरिया के एक व्यापारी के है, तो कोरिया के कंपनी भारत में आया तो ये कहलाया उदारीकरण, और वहां के एक व्यापारी लेके आया है वो एक प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या हो गया, निजीकरण। इसके अलावा निजीकरण ये भी होता है, जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल सरकारी है और उसको सरकार का दे कि हमसे नहीं चल पा रहा है ठीक से, हम इसको किसी व्यक्ति को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, तो वो निजीकरण हो गया। हाई स्कूल नहीं, मान लो तो पूरा स्कूल के कोई प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए कि वही चलाएगा, जिसे रेलवे का कुछ हिस्सा किया गया ना प्राइवेट, एयरपोर्ट हमने के कर दिया गया प्राइवेट, सरकार कही कि हमसे नहीं चल पा रहा है, घाटे में है, हम किसी कंपनी को दे देते हैं, दे दिया, टाटा कंपनी खरीद लिया एयरलाइन को, तो वो निजीकरण हो गया, वो प्राइवेट कंपनी का हो गया। निजीकरण मतलब प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन, ठीक, किसी निजी व्यक्ति का होना, समझ गए। तो इन दोनों के कारण ही यहाँ पे वैश्वीकरण का भी विकास हुआ है। अगर ये दोनों को हटा दो तो ये भी खत्म हो जाएगा। अगर विदेश की कंपनी भारत में आता ही नहीं या भारत की कंपनी विदेश में जाता ही नहीं तो क्या वैश्वीकरण होता, तो उसमें इसकी भूमिका है, ठीक। अब वैश्वीकरण की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू भी शामिल होते हैं, सबको मिला करके इसको देखा जाता है तब इसको लागू किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे वैश्वीकरण के अब आ गया डेफिनेशन, तो बस यही वाला याद कर लो। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम और मानवीय पूंजी का निर्बाध यानी किसी रोक के बिना लेन देन हो सके, प्रवाह हो सके। बस इतना आप याद कर लीजिए, यही आपका वैश्वीकरण की परिभाषा है किताबें में, हम दें ना दें, लिखवाएं ना लिखवाएं, मॉल की परिभाषा वो, वैश्वीकरण की परिभाषा ये, उदारीकरण ये सबके भी मिलेगा एक एक करके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी का एकदम लेन देन पूरा होता है एक देश से दूसरे देश में, उसमें कोई रोक टोक नहीं किया जाता है। हाँ, इसमें एक टैक्स लगाया जाता है, टैरिफ, जो कि अमेरिका हमने के भारत पर लगा रहा था, बवाल हो गया। तो टैरिफ लगता है, टैक्स, क्या बेच रहे हैं तो कुछ दीजिए इनकम हमको भी, और उसी के लिए हमारे देश में उदारीकरण भी अपनाया गया था, टैक्स के लिए, कहा कि हमने के पास पैसे नहीं था, 15 दिन के पैसे था, तो मनमोहन सिंह उस टाइम के अर्थशास्त्री थे, वो कहे कि उदारीकरण अपनाइए, विदेशी कंपनी को भारत बुलाइए, वो यहाँ आएगा, टैक्स पे करेगा, इनकम होगा, तब सुधार हो सकता है। और वहीं से हम लोगों का वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, उदारीकरण की शुरुआत हुई, और निजीकरण के भी थोड़ा बहुत वहां से शुरुआत होना शुरू हो गया था, ठीक।
तो ये सब चीज होता है। इसके कारण जो बैंक वगैरह है उन सबका भी विकास हुआ, कई सारी चीजों की विकास हुई है, समझ गए। तो यही सब है इसमें। तुमको अब नीचे आ जाओ तो उसी को अंग्रेजी में लिखा गया है। यहाँ पे बता दिया है कि वैश्वीकरण में वस्तु के साथ साथ पूंजी, तकनीक, सेवा, हर चीज के हम लेन देन आजकल कर रहे हैं। विदेश से हम सेवा भी तो ले रहे हैं, वहां से भी तो जो सर्विसेज है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। कई सारा है विदेशी कंपनी जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं, कई सारे से हम लोग। अब जैसे मान लो विदेश के कोई कंपनी है, बैंक है, तो उससे लोन ले लिए तो पूंजी हमको हो गया, ठीक। ये लोन पर हम ले लिए, पूंजी हमारा हो गया, विदेशी कंपनी से ले लिए, हो गया, ठीक। सेवा मतलब कोई जैसे अब मान लो यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ नहीं होता तो हम विदेश कैसे जाते हैं? तो विदेश के जहाज यहाँ आ रहा है, यहाँ के जहाज वहाँ जा रहा है, तो सेवा दे रहा है। तो उस तरह के चीज वस्तु के तो भर भर के हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई विदेशी बैंक अपना बैंक खोले हुए है, तो उसमें आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज बैंक ये सब जो भी है वो कर रहा है, और ये सब किसके कारण संभव हो पाया है? वैश्वीकरण के कारण, ठीक। तो एक शब्द में हम यही कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो निजीकरण, उदारीकरण नीति का परिणाम है, इसके वजह से ही ये आया है। अभी तू सवाल पूछा था कि निजीकरण किसको कहते हैं, तो बॉक्स में तुमको लिखा हुआ है, ये तुम्हारा निजीकरण और ये तुम्हारा उदारीकरण। ये कब अपनाया गया है? 1991 में। और ये भी कब, कहाँ? भारत में। तो सवाल ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, निजीकरण उदारीकरण नीति कब अपनाया गया? सब 1991। हाँ हाँ, आंग सांग सुकी के जहिया प्राइज में ले लो ही है। देखो, निजीकरण के अगर अर्थ पूछ देवे तो क्या लिखना है? निजीकरण का अर्थ है या अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना और उनका प्रबंध करना है। यही इतना बात लिखना है निजीकरण के बारे में, ये जो लिखा हुआ है ना इतने, ठीक। जब सरकारी चीज पर कोई प्राइवेट कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, उसको अपने हाथ में लेता है, तो उस प्रक्रिया को हम निजीकरण कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए तुमको कि तुम्हारा स्कूल गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति अपने हाथ में ले लेवे, सरकार को पैसा देवे, कहे कि हमको चलाने दीजिए, या सरकार दे देवे कि हमसे नहीं चला है तुम चलाओ, तो क्या कहला जाएगा? जैसे एयर इंडिया हमारा बिका, सरकार बेच दी, तो एक प्राइवेट कंपनी टाटा से बेची, रतन टाटा खरीदे उसको, तो उसको खरीद लिए, तो वो प्रक्रिया का कहलाया निजीकरण। एक सरकारी चीज था लेकिन उस पर प्रभाव अब किसका है? एक व्यक्ति का है, एक प्राइवेट कंपनी का है, तो उसी को हम निजीकरण कहते हैं। उदारीकरण में आ जाओ। उदारीकरण के अर्थ जब पूछे उदारीकरण क्या है, तो ये वाला लिखना है। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा जो भी लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण है, ऐसा नियंत्रण, ऐसी बाधाएं, ऐसे नियम जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन सरकार लगाए हुए है, तो जब सरकार उस नियम को हटाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उदारीकरण। हम लोग एक तरह से ये लगा लिए थे इसलिए कि हम लोग गुलाम बन गए थे व्यापार के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं ये था मन में कि अगर व्यापार ऐसे ही चलते रहा और फिर हम वही नीति अपनाएं तो हो सकता है हम फिर गुलाम बन जाएं, इसलिए नहीं दिए। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि हमको उदारीकरण की नीति अपनाना पड़ा, अगर नहीं अपनाते तो आज हम लोग पिछड़े रह जाते। लेकिन इस उदारीकरण में आपको फायदा ये उठाना है, ऐसा नहीं कि आज आप गुलाम नहीं है, आज आप अभी भी आप गुलाम हैं। आप फोन वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं आपके देश का नहीं है, जिसके देश का है उसके पास पूरा डेटा है आपका। तो आज आप शारीरिक रूप से तो गुलाम नहीं है, लेकिन अगर कोई देश चाहे तो मानसिक रूप से, डिजिटली रूप से आपको गुलाम बना सकता है। डिजिटली आप गुलाम बन जाइएगा, पूरा डेटा है आपका, आपका अकाउंट, आधार, फोन, पिन, ये वो, पर्सनल फोटो, वीडियो जो भी है सब आपके फोन में है, आपके सिम में है, आपके ऐप में है। और ज़्यादातर ऐप मोबाइल आपका नहीं है, लगभग 90% से प्लस में आपका नहीं है, दूसरे दूसरे देश का है। तो वो उस आधार पे आपको गुलाम बना सकता है डिजिटली। इसीलिए एक नया आंदोलन शुरू किया गया है, सब कुछ अपना होना चाहिए डिजिटली। तो जोहो कंपनी काम कर रही है, और आप लोगों से हम लोग बार बार कर रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए इसको, एक बार अपने देश का स्वदेशी अपनाइए। फीचर कुछ बढ़िया भी है जो आपको व्हाट्सएप, यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और कुछ फीचर ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप में है लेकिन अभी इसमें नहीं आया है, क्योंकि अभी नया नया कंपनी है। और जब व्हाट्सएप शुरू शुरू में आया था, या यूट्यूब आया था, या क्रोम आया था, गूगल, हम गूगल तो 2012-13 से चला रहे हैं, तो हम देखे हैं ऐसा नहीं था जैसा आज है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो अगर हम लोग अपना योगदान दें,
खैर हमारा तो जो भी अब लेन देन है पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह वो सब हम लोग अब आरा टाइप पे ही कर रहे हैं अटरिया पर। तो आप लोग भी जहाँ तक हो सके धीरे धीरे इसका उपयोग कीजिए। उपयोग कीजिएगा, लगेगा कंपनी को कि सक्सेस कर रहा है तब ना वो काम करेगा। पैसा ना खर्च होता उसमें, इनकम भी होता है, तो आप उपयोग कीजिए। ऐसे देखने को तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, 100 गुना स्पीड से एक डाउनलोडर सब बढ़ा है उपभोक्ता। तो सक्सेस बना है। अगर नहीं बना तो हमने के मुंह पर एक तमाचा होगा। अगर ये जोहो कंपनी सक्सेस नहीं हुआ तो भारतीयों के मुंह पे तमाचा है। तो अमेरिका से टक्कर लिए हो, अगर जीत गए, सपोर्ट कर दिए, जीत गए, वो फीचर दे दिया जो हो, तो अमेरिका के मुंह पे तमाचा, पूरे विश्व में उसकी जगह हंसाई। और अगर हम लोग सपोर्ट नहीं किए, वो अनसक्सेसफुल हो गया, तो हमारी बुराई होगा, हमारे मुंह पे तमाचा हो जाएगा, दुनिया में भारत के मजाक बन जाएगा कि तू दूसरे पर निर्भर रहने वाला है। टाइम है दिखाने का कि हम दूसरे पर निर्भर रहने वाले नहीं है, हम अपना बना सकते हैं और अपना डेटा अपने देश में रख सकते हैं, तो गुलाम बनने वाले नहीं है। हम सब यूज कर रहे हैं, तो एक ऐप और डाउनलोड कर लो, 2-4 गो तो है, डाउनलोड करो। 2-4 गो ऐप अगर उसका सक्सेस हो गया ना, तो बाकी वो खुद सक्सेस करवा लेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब ऑटो प्ले पर हम वीडियो डाल रहे हैं, हमारा वीडियो हुए ना दिखा रहा है, अनइंस्टॉल नहीं किए हैं, रखे हुए हैं कि भाई तू अपडेट कर, जो भी कमी है उसको सुधार कर, उसके बाद हम अपलोड करेंगे, ऑटो प्ले पर वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी कमी है, 1 मिनट से कम वीडियो नहीं डाल सकते हैं, 15 मिनट से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, तो उतने डाल के उसको सपोर्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव ही सब बोला डालते रहेंगे, लेकिन सोए नहीं कर रहा है, मैसेज भी किए हैं लेकिन रिप्लाई अभी तक ना आया है। तो बेचारा अपन काम कर रहा है, नया कंपनी है तो धीरे धीरे ही करेगा, हमने के थोड़ा धैर्य बना के सपोर्ट करना है। तो हम तो फिलहाल अपन कर रहे हैं ऑटो प्ले आरा टाइप 2 यूज कर रहे हैं, बाकी का भी उतना जरूरत ना पड़ा है, जब जरूरत पड़ेगा सब करेंगे। ठीक, तो ये सब ध्यान दीजिए। तो उदारीकरण आपको समझ में आ गया जी? आए, जब ये नियंत्रण हटाया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। दम धरो, कम से कम खत्म करो। अब वैश्वीकरण, ये तो बता ही दिए, निजीकरण उदारीकरण की नीति से जो शुरुआत हुआ है वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के परिभाषा तब के हम बता ही दिए, क्या लिखना है। अब वैश्वीकरण के अंग के बारे में पूछे तो इसका अंग जो है बबुआ 5 गो है। ठीक, 5 अंग बता दे, रुको देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। क्या करे जी, बोलो, कहेगा तो खींच लेंगे। तो चलिए, कल आपको ये बताया जाएगा वैश्वीकरण के अंगों के बारे में।